औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 को क्लोज़ किया था, जो कि कंबाइंड बुक में चैप्टर नंबर 9 था, प्रोग्रामिंग विद सी, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इस चैप्टर के टाइटल के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप किया। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर चुके होंगे। उनके अंदर वो तमाम कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हमने लेक्चर्स में डिस्कस की, जो आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आपने अच्छे तरीके से उन तमाम चीज़ों को कवर अप कर लिया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो काइंडली उनको आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वो चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोग्रामिंग। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, उसमें अच्छी कमांड हो। और उस लैंग्वेज में अच्छी कमांड हासिल करने का बड़ा बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस लैंग्वेज की तमाम फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करें, उसकी तमाम लॉज को स्टडी करें, जिनकी बेस पर वो लैंग्वेज में काम करना आसान होता है या काम करना मुमकिन होता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं करते या उन पे कॉन्सेंट्रेशंस नहीं करते तो आप कभी भी उस लैंग्वेज में अपनी कमांड नहीं बना सकते। और ख़ासकर प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप मशीन के साथ प्ले करना चाहते हैं और मशीन के साथ खेलना चाहते हैं, उस वक़्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज की तमाम बेसिक एलिमेंट्स का आपको पता हो कि क्या चीज़ें इसमें अलाउ हैं, किन चीज़ों की इजाज़त है और किन चीज़ों की इजाज़त नहीं है, आप क्या क्या काम इसमें कर सकते हैं और क्या क्या काम नहीं कर सकते। सो डू एंड डोंट जो टास्क होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, इसी तरह आप चैप्टर नंबर 2 को भी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 2 सी लैंग्वेज का, हम पहले इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। चैप्टर का नेम है जी एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी सी लैंग्वेज में मौजूद हैं और आप क्या क्या काम उस लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है कैरेक्टर सेट, कि वो तमाम चीज़ें जो उस सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जा सकती हैं। जैसे मैं इसकी एग्जांपल, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल माइंड में है, आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपको पता है टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं A to Z। आपको सबसे पहले उन तमाम लेटर्स की नाउ हाउ होनी चाहिए। फिर उसके बाद ग्रामर के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि आप वर्ड्स को किस तरह ज्वाइन करते हैं, कौन से वर्ड्स वैलिड हैं और कौन से वर्ड्स इनवैलिड हैं। फिर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि उस ग्रामर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह जब आप सी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट के बारे में बताया जाएगा। जब आप अच्छे तरीके से कैरेक्टर सेट को स्टडी कर लेंगे तो फिर हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आएंगे, जैसे कि टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड्स क्या चीज़ है, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी डेटा टाइप्स आपके इस लैंग्वेज में अवेलेबल है, डाटा की नेचर किस किस तरह की होती है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें काम करने के, ऑपरेटर्स जो आप यूज़ करेंगे वो किस किस किस्म के होंगे,
कौन कौन से ऑपरेटर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। और इसी तरह फिर हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स का भी सहारा लेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे उन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के लिए। सो ये था एक चैप्टर का शॉर्ट इंटरव्यू, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में मेजर आपने क्या चीज़ें सीखनी है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले कॉन्सेप्ट को, जो कि है करैक्टर सेट ऑफ सी, कि सी लैंग्वेज का करैक्टर सेट क्या चीज़ होती है। देखिए बेटा जी, सबसे पहले तो याद रखिएगा हर लैंग्वेज की अपनी कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल कोट की, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास ए, बी, सी अप टू जी टोटल 26 करैक्टर्स हैं जो कि उस लैंग्वेज के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, तो याद रखिएगा कि आपने मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यू आर ह्यूमंस, और मशीन्स कभी भी ह्यूमंस ब्रेन का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि देखिए, एक बच्चे को अगर आपने सिखाना हो तो उस बच्चे को सिखाने के लिए बच्चा खुद बनना पड़ता है। डेफिनेटली आप जिस एज के बच्चे को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, आपको उस एज पे खुद को पहले शिफ्ट करना पड़ता है, फिर ही आप उसकी टर्मिनोलॉजीज के अंदर या उसके लहजे के अंदर आप उसको समझा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं या लिखना शुरू करेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप पहले खुद को मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। देखिए, मशीन्स आर स्टूपिड, ये चीज़ आपने पार्ट 1 में बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर की है कि मशीन्स को कुछ नहीं पता होता, हर चीज़ मशीन को बतानी पड़ती है। अब आप मशीन में कोई ऐसी बात कर दें जिसका मतलब ही नहीं क्लियर, या जो आपने पहले मशीन को बताया कभी नहीं था, तो डेफिनेटली मशीन उस बात को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगी। मतलब मैं आपको इसकी बड़ी रियल एग्जांपल कोट करता हूँ। आप घर में अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, आपको अरबी लैंग्वेज आती है और आप अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर कुछ अरबी के कुछ जुमले इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चूँकि अरबी आपको आती है लेकिन बाकी लोगों को अरबिक नहीं आती, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी बात को प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पाए, वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आपने वो लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ कर दिए, आपने वो लैंग्वेज के सेंटेंस यूज़ कर दिए जो उनको नहीं आते थे। इसी तरह आप सी लैंग्वेज में जब काम करेंगे तो काम करने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज के करैक्टर सेट क्या चीज़ है। तो मैंने जैसे कि बताया, करैक्टर सेट उस लैंग्वेज के वो तमाम जो सिंबॉलिक्स होती हैं जो आप उस लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक सेट ऑफ करैक्टर्स होते हैं। आप आसान अल्फाज में इसको यूँ समझ लीजिए कि वो तमाम चीज़ें जो उस लैंग्वेज में समझ आ जाएंगी, या जो वो लैंग्वेज समझ जाएगी कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो वो उस लैंग्वेज के करैक्टर सेट हैं, जिनकी मदद से आप अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं और जिनकी मदद से आपका कंपाइलर उन चीज़ों को क्लियर करता है। देखिए, अल्टीमेटली जो कंपाइलर है वो भी तो किसी इंसान ने बनाया ना, तो इंसान ने जो बनाया उसके अंदर डेफिनेटली कुछ रूल्स थे, तो जिनको फॉलो करके आपने ट्रांसलेशन की। अगर उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स ही नहीं आपने डिफाइन किए या आपने रूल्स को फॉलो ही नहीं किया, तो आप कैसे उन रूल्स के ऊपर ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी भी लैंग्वेज में जब आप काम करते हैं तो उसके करैक्टर सेट्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि वो करैक्टर सेट कौन कौन से ऐसे हैं जो उस लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ करैक्टर्स। हर एक लैंग्वेज के अंदर अपने कुछ सेट ऑफ करैक्टर्स होते हैं जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज से मे भी हो सकता है कि मिलते भी हों, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना मिलते हों, कोई एक करैक्टर भी ना मैच करता हो। पॉसिबिलिटी तो है, हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ सेट ऑफ करैक्टर्स होते हैं। These characters are used to write the sentence of the programs। आप उसे सेंटेंस कह दें, आप उस लैंग्वेज में उसको स्टेटमेंट का नाम दे दें, या आप राइटिंग कह लें, आपने जो उसको नाम देना है आप दे सकते हैं। लेकिन हम जब सी की बात करते हैं तो डेफिनेटली सी के अंदर जो हमारे सेंटेंस होते हैं एक्चुअली वो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं।
तो जो आप सोर्स प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो आप उन करैक्टर सेट्स का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। अगर आप उन करैक्टर सेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उस लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स है उस लैंग्वेज के मुताबिक आप उसकी बात को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि उस करैक्टर सेट्स का आपको पता होना चाहिए। इन सी लैंग्वेज ऑल्सो अ प्रोग्राम इज रिटन बाय यूजिंग अ सेट ऑफ करैक्टर्स। जैसा कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जैसे मैंने बताया इंग्लिश है, उर्दू है, पश्तो है, अरबिक है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। उन तमाम लैंग्वेजेस के अपने कुछ सेट ऑफ करैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह सी लैंग्वेज के अपने भी कुछ सेट ऑफ करैक्टर्स हैं। उन करैक्टर्स को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स या उनको कहते हैं करैक्टर सेट। तो आप अल्फ़ाबेट सेट कह दें या करैक्टर सेट कह दें उस लैंग्वेज के, बोथ आर वैलिड कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिकली आपके पास उस लैंग्वेज के जो करैक्टर सेट हैं आप उन्हें करैक्टर सेट ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपके पास एक चॉइस है कि आप उसे अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं, उस लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो A to Z हैं। अब ग्रामर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो ग्रामर के सिंबल्स हैं वो पंक्चुएशंस में आ जाते हैं। जैसे सेमी कॉलन है, कॉलन है, फुल स्टॉप है, डबल कोटेशंस हैं। इस तरह डिफरेंट आप जो ग्रामर में पंक्चुएशंस इस्तेमाल करते हैं, दीज आर आल्सो अ करैक्टर सेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसी तरह इस लैंग्वेज के अपने भी कुछ करैक्टर सेट हैं। द अल्फ़ाबेट्स ऑफ सी लैंग्वेज आर एज, उनमें से बल्कि तमाम ही करैक्टर सेट की मैं बात यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपके पास इंग्लिश के लेटर्स हैं। चूँकि हमने बात की थी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोज टू ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लाइक वर्ड्स। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे बात की है कि इंग्लिश के तमाम लेटर्स, और ये लोअर केस लेटर्स की बात अभी हम कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि आपकी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, और केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, कैपिटल ए में और स्मॉल ए में बहुत फर्क है, क्योंकि बैकग्राउंड पे इनके आस्की कोड्स डिफरेंट हैं। तो पहले नंबर पे आपके पास तमाम लोअर लेटर्स जो इंग्लिश के हैं A to Z, वो तमाम आपकी सी लैंग्वेज में यूज हो सकते हैं। अब इसकी एक रीजन और भी है, क्योंकि आपके कीबोर्ड्स पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं वो सारे इंग्लिश के हैं। चूंकि कंप्यूटर की एक तरह की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी है, कम्युनिकेशंस के लिए जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड है। सो इसलिए वो इंग्लिश के लेटर्स को इस्तेमाल करेगा। तो आप सी लैंग्वेज में कैपिटल ए, स्मॉल ए, तमाम तरह के लेटर्स A to Z आप यूज़ कर सकते हैं। तो लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर, दोनों तरह के लेटर्स आप इस लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो नंबर्स हैं जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं, वो टोटल नंबर्स 10 होते हैं, 0 to 9। अब बाकी जो जितने नंबर्स हैं वो तमाम इन 10 नंबर से मिलकर बनते हैं। जैसे 9 के बाद जो 10 होता है वो 1010 होता है, 100 है, 434 का मतलब क्या है, 434। तो ये बेसिकली उन्हीं 10 करैक्टर से मिलकर मैथमेटिक्स के तमाम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स के तमाम जो नंबर्स हैं वो इन्हीं 10 नंबरों से मिलकर बनते हैं। तो लिहाजा ये 10 के 10 नंबर भी आपके इस सी लैंग्वेज का करैक्टर सेट में शामिल है। तो आप डिजिट्स 0 to 9 कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई नंबर के तौर पे लेना चाहते हैं, आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे लेना चाहते हैं, यू कैन यूज दैट। आप ये तमाम डिजिट्स 0 to 9 आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कीबोर्ड पे अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल करैक्टर्स। अब वो तमाम तरह के स्पेशल करैक्टर्स हैं तो वैसे बहुत सारे, आस्की कोड के मुताबिक देखा जाए, एक्सटेंडेड आस्की कोड को देखा जाए तो टोटल 256 सिंबल्स हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सी लैंग्वेज में हर एक सिंबल मौजूद नहीं है। जिस तरह आपके कीबोर्ड पे हर तरह का सिंबल मौजूद नहीं है, इसी तरह आपके सी लैंग्वेज में भी हर तरह का सिंबल अलाउ नहीं है। लेकिन जो हैं उनके अपने स्पेसिफिक पर्पस हैं, उनके अपने कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जिन मीनिंग्स के तौर पे वो इस्तेमाल होते हैं। और वो तमाम स्पेशल करैक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर मैं इनको 1 by 1 यूज़ करूँ, डिफाइन करता चलूँ, तो इनमें से मेजॉरिटी ऐसे होंगे जिनके नाम आपको पता होंगे।
लेकिन मैं चाहूँगा कि वन बाय वन इनके नाम आपको एक बार दोबारा बता दूँ, ताकि आपको इस लैंग्वेज में इन सिंबल्स की नाउ हाउ होनी चाहिए कि हम सी लैंग्वेज में जो ये सिंबल यूज़ करेंगे तो इसका मतलब रियल में क्या है और यहाँ पे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जी, इसमें है प्लस। ये जो प्लस है ना, बेसिकली ये दो नंबर्स को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये प्लस के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसी तरह ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। चूंकि क्रॉस का सिंबल कीबोर्ड पे नहीं होता है तो इसलिए फिर उसकी जगह पे हम इस एस्टेरिक को यूज़ करते हैं। तो ये जो एस्टेरिक जो स्टार बना होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें 8, जहां पे 8 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर ये स्टेरिक बना होगा। तो ये स्टेरिक है, ये नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दो तरह की स्लैशेस होती हैं, एक बैक स्लैश है और नीचे ये फ्रंट स्लैश है। जो बैक स्लैश है ये डिवीजन के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसे बैक स्लैश कहते हैं। इसी तरह ये आपके पास इक्वल साइन है, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। ये ओपनिंग ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, इसे हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं। तो ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और ये नॉर्मली लेस देन और ग्रेटर देन में भी इस्तेमाल होते हैं। ये सेमीकोलन, इसे सिंगल कोटेशन कहते हैं, इसे डबल कोटेशन कहते हैं, इसे फिक्टोरियल सिंबल कहते हैं। ये एट द रेट ऑफ सिंबल है, इसे हैश सिंबल कहते हैं। ये डॉलर साइन है, परसेंटेज का सिंबल है, इसे फ्रंट स्लैश कहते हैं। क्वेश्चन मार्क, एम्परसेस साइन, इसे पाइप साइन कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है इसे पाइप साइन कहते हैं। इसी तरह ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन। तो इस तरह के डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि आपकी सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। अब इनके अलावा जितने भी आप सिंबल, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक चीज कंप्यूटर में एक सिंबल है, अल्टीमेटली हर एक चीज कंप्यूटर में एक सिंबल के तौर पर प्रेजेंट होती है। तो ये तमाम सिंबल्स जो मैंने आपके सामने शो करवाए, जिनमें आपके अल्फाबेट्स हैं A to Z लोअर केस में और अपर केस में, तमाम डिजिट्स हैं 0 to 9, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनकी फहरिस्त आपके सामने है और आपकी बुक में भी होगी। ये तमाम वो कैरेक्टर्स हैं जो सी लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इनकी सी लैंग्वेज में इजाज़त है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से हर एक कैरेक्टर का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम आहिस्ता आहिस्ता इनको समझते जाएंगे। क्योंकि एकदम से इन तमाम को समझाना आपके लिए भी डिफ़िकल्ट समझना हो जाएगा, और डेफिनेटली मे बी कि आप बाद में चल के आगे भूल ना जाएं। तो इसलिए जहाँ जहाँ जिस जिसकी ज़रूरत होगी हम वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इनमें से हम सेमीकोलन को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना है। हम इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को क्लियर कर चुके हैं, ब्रेसेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंगल ब्रैकेट्स कवर कर चुके हैं, और काफ़ी सारे सिंबल्स हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद कुछ सिंबल्स के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये था हमारा इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने अपनी लैंग्वेज के तमाम करैक्टर सेट्स को स्टडी किया कि कौन कौन से करैक्टर सेट हैं उस लैंग्वेज के अंदर आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स क्या होते हैं? हर लैंग्वेज के अंदर अपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के अपने कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस घर में स्पेशल मीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आप किसी अदारे में पढ़ते हैं तो उस अदारे के अंदर भी उन वर्ड्स के कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। सिमिलरली आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स कहते हैं ख़ास किस्म के अल्फाज को, वो अल्फाज जिनके कुछ ख़ास मतलब होते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट में GOV का जो वर्ड है ना, ये नॉर्मली गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है GOVT। नॉर्मली हम गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इस GOVT को। MR ये मिस्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मली हम मर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ही और शी का जो डिफरेंशिएशन है वो हम फीमेल और मेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर लैंग्वेज के अपने कुछ कीवर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं। सिमिलरली आपकी सी लैंग्वेज में भी ख़ास किस्म के प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं
जिनके कुछ खास मतलब हैं। अब दो बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज, आप उनके मतलब चेंज नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी अपनी चीज को उन अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी, आपके पास जो पानी की बोतल है, आप पानी की बोतल को पानी की बोतल तो कह सकते हैं, लेकिन आप इसे बोतल भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे बुक नहीं कह सकते। तो इसी तरह उस लैंग्वेज के अंदर जो खास किस्म के अल्फाज हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं, आप उनके मीनिंग्स चेंज नहीं कर सकते। The predefined words of the C language that are used for special purpose in the source program are called keywords. उन्हें हम कहते हैं these are keywords. इन्हें reserved word भी कहते हैं, also known as reserved word. For example, int, int is used to define the integer data type. आपने void का वर्ड देखा, void main, तो ये void जो है बेसिकली ये भी एक कीवर्ड है, main भी एक कीवर्ड है। चूंकि इनके स्पेशल पर्पज हैं तो आप इनको एज ए कीवर्ड के तौर पे जानते हैं। मैं इसकी बड़ी एक आसान एग्जांपल और भी देता हूं। आपके घर में कुछ लोग होंगे जिनके नाम है, अब कोई नया पर्सन आता है घर में, ठीक है, तो उस पर्सन का वो नाम कभी भी आप नहीं रखते जो पहले से मौजूद हो। क्यों? आप कहते हैं जनाब ये नाम तो पहले से मौजूद है, रिजर्व है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट रीएलोकेट, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। सो ईच कीवर्ड हैज सर्टेन मीनिंग्स इन सी लैंग्वेज। जितने भी कीवर्ड्स उस सी लैंग्वेज में मौजूद हैं, हर एक वर्ड का अपना एक सर्टेन मीनिंग है। आप उस मीनिंग को समझेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके मुताबिक ही, आप उसको अपने मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। They cannot be redefined or used in other ways. ना ही आप उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, दोबारा डिफाइन कर लें, और ना ही आप उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे जिस मकसद के लिए वो बनाए गए हैं। They cannot be used as a variable name, और ना ही आप उनको अपने वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं, आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। तो ना ही आप इनको रीडिफाइन कर सकते हैं, ना ही किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही इनको आप अपने वेरिएबल्स के नाम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। और ये एक असूल याद कर लें कि जितने भी कीवर्ड सी लैंग्वेज में मौजूद है वो तमाम के तमाम लोअर केस में लिखे जाएंगे, छोटी एबीसी में लिखे जाएंगे। There are 32 different keywords in C language. C language में तकरीबन कोई 32 के करीब ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन्स आ चुके हैं वे उनके अंदर शायद ज़्यादा हों। लेकिन आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 32 का करेक्ट डिजिट जो है वो ज़हन में रखें कि तकरीबन 32 के करीब डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में पाए जाते हैं। वो 32 कौन से हैं आपकी बुक में भी मौजूद होगा, और मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा भी दी है। ऑटो, डू, गो टू, साइंड, अनसाइंड, ब्रेक, डबल, इफ, साइज ऑफ, वॉइड, केस, एल्स, इंट, स्टैटिक, वोलाटाइल, करैक्टर, इनम, लॉन्ग, स्ट्रक्ट, वाइल, कॉन्स्ट, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्विच, कॉन्टिन्यू, फ्लोट, रिटर्न, टाइप, डेफ, डिफॉल्ट, फोर, शॉर्ट, यूनियन। तो इस तरह के डिफरेंट 32 आपके पास जो हैं वो कीवर्ड सी लैंग्वेज में मौजूद हैं, जिनको आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वर्ड्स अच्छे तरीके से नज़रों से गुजार लें। जाहिर सी बात है कि मुमकिन नहीं है कि एक ही नज़र में देखने में याद हो जाएं, और ना ही इसको याद करने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस में जब आएंगे चीज़ों की, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये कीवर्ड है, मैंने इसको इस्तेमाल करना तो है, लेकिन अपने नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपनी कोई स्पेशल चीज़ जो मैं प्रोग्राम में यूज़ करूँगा, मैं उसके लिए इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आप सीखना शुरू हो जाएंगे, तो ये चीज़ों की ऊपर टेंशन आपने नहीं लेनी। बस आप फोकस इस चीज़ पे रखें कि आपको टर्मिनोलॉजीज का पता हो, आपको कॉन्सेप्ट्स का पता हो कि हम क्या चीज़ कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, और किस चीज़ का क्या मतलब है, और किस वर्ड का क्या मतलब कहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट है इस लैंग्वेज के अंदर।
बाकी अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप कंसंट्रेशन रखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोग्रामिंग सीखने से नहीं रोक सकती। उसके लिए रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है, वो क्या है कि आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, आपका अपने टॉपिक के साथ ऑनेस्टी के साथ उन टॉपिक्स को क्लियर करना, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टोकन्स। व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स क्या होते हैं? बचपन में आप वीडियो गेम्स खेलते होंगे, आपके जहन में फौरन वो कॉन्सेप्ट आया होगा टोकन्स। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने बात करनी है, तो उस चीज़ को जहन में रख लें। टोकन क्या होता है? एंट्रेंस। एक्चुअली टोकन का पर्पस होता है एंट्रेंस। तो यहां पे सी लैंग्वेज में इसका थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा इससे मिलता जुलता, थोड़ा सा फर्क होगा लेकिन है मिलता जुलता। वो क्या कि सी लैंग्वेज में आपके जितने भी सोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, करेक्टर सेट। बेसिकली सी लैंग्वेज के जितने तमाम करेक्टर सेट है ना, वो तमाम चीज़ें जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं, वो आप हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, वो आपको कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कोई आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोई आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो आप सी के प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को हम नाम देते हैं दीज आर आवर टोकन्स। So in C language, our source program consists of different elements such as keywords, variables की आगे चल के बात हम ही करते हैं अभी, constants आगे बात आएगी इसकी भी, operators की बात भी हम करेंगे, punctuations या punctuators इसकी बात हमने भी की है। So these elements are called tokens। हर वो चीज़ जो C language के प्रोग्राम में लिखी जाएगी उसे कहते हैं टोकन। अब यहाँ पे आप एक प्रोग्राम का सैंपल मैंने आपको दिखा दिया। अब बेसिकली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, दो वेरिएबल मैंने लिए जिसका नाम है नंबर 1 और नंबर 2, फ्लोट टाइप के। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इन पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप ये समझें, ये ज़हन में रख लें कि इन चीज़ों को हमने आगे चल के भी क्लियर करना है। मैं सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ उस पर रखना चाहता हूँ, और आप भी अपने आप को सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर रखें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। अब इसके अंदर देखें वॉइड क्या है। ये वॉइड एक कीवर्ड है जो कि एक टोकन है। ये पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं वॉइड मेन। बेसिकली ये वॉइड मेन वॉइड है, ठीक है ना, तो मैंने यहां पे मिसिंग कर दिया। अब यहां पे आप नोट करें कि ये जो चीज़ है ये क्या है, एक टोकन है। ये जो ब्रैकेट्स आपने ओपन और क्लोज किए ये क्या है, ये एक टोकन है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये भी एक टोकन है। इसके अंदर फ्लोट एक वेरिएबल का टाइप नेम होता है। नंबर 1 नंबर 2 ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये इक्वल एक ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, ये प्लस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है, सेमीकोलन हमारा पंक्चुएटर है। सो दीज ऑल आर टोकन्स। इन्हें हम कहते हैं ये हमारे टोकन्स हैं, जिनमें ऑपरेटर्स भी हैं, पंक्चुएटर्स भी हैं, कीवर्ड्स भी हैं और स्पेशल आइडेंटिफाइड्स भी हैं। ये तमाम हमारे क्या हैं, ये टोकन्स हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आइडेंटिफायर। आप बार बार मेरे मुंह से ये वर्ड सुन रहे थे कि जी आइडेंटिफायर क्या चीज़ है। सो लेट्स मूव ऑन। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जी? द यूनिक नेम्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू प्रेजेंट द वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस एंड लेबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। हर एक चीज़ जो आप सी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका कोई ना कोई नाम होता है। वो जो नेम है ना, जो प्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को, जैसे अभी मैंने आपको प्रोग्राम छोटा सा दिखाया था फ्लोट, इसके बैकएंड पे कोई मीनिंग है, कोई सेंस है इसके पीछे। वो क्या है कि जनाब ये एक डाटा टाइप है। तो वो डाटा टाइप क्या है, एक आइडेंटिफायर है। लेकिन बेसिकली फ्लोट आइडेंटिफायर है हमारा, क्योंकि वो बैकएंड पे एक डाटा टाइप है, लेकिन यहां पे हमारे लिए वो एज ए कीवर्ड होगा। तो हम सी प्रोग्राम के अंदर जो नाम यूनिक होते हैं, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, वो तमाम नेम जो सी प्रोग्राम में हम लिखते हैं प्रेजेंट करने के लिए किसी चीज को, तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर आइडेंटिफाइड्स। अब ये आइडेंटिफाइड्स टोटल 30 तरह के कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी कि हर एक जो आइडेंटिफायर है ना, वो उसकी लेंथ कैरेक्टर की 31 कैरेक्टर्स होती हैं।
कोई भी आइडेंटिफायर ऐसा नहीं होगा जिसके 31 कैरेक्टर से बड़ी लेंथ होगी। कोई भी लफ्ज़, खा वो कीवर्ड हो, खा वो आपका कांस्टेंट का नेम है, खा वो फंक्शन का नेम है, या आपने वेरिएबल का नाम रखा है, कोई भी चीज़ आपके प्रोग्राम के अंदर जो वर्ड होगा ना, एक लफ्ज़ होगा, उसकी लेंथ 31 कैरेक्टर से बड़ी नहीं होगी। ये रूल अपने पास नोट कर लें कि 31 कैरेक्टर से बड़ी लेंथ की कोई चीज़ आपके सी प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं होगी। एक कंप्लीट वर्ड की बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट में तो जितने मर्जी आप वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कैरेक्टर क्या होता है, जैसे देखें ये वर्ड प्रोग्राम है जो मैंने हाईलाइट किया है। प्रोग्राम का पी एक कैरेक्टर है, आर एक कैरेक्टर है, इसी तरह हर एक कैरेक्टर है। ये तमाम कैरेक्टर मिल गए तो क्या बना, एक वर्ड। तो हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं कि सी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड, कोई भी आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा। जैसे इस प्रोग्राम के देखें 3 और 3 6 7, इसके 7 कैरेक्टर्स हैं इस प्रोग्राम वर्ड के। तो कोई भी वर्ड सी लैंग्वेज में ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा जिसकी लेंथ 31 कैरेक्टर से बड़ी हो। तो ये ज़हन नशीन कर लें। इफ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज मोर देन 31 कैरेक्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी 31 कैरेक्टर से बड़ा आपने लिख दिया तो क्या होगा, वो आपको एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो पहले 31 कैरेक्टर्स को कंसीडर कर लेगा, बाकी इग्नोर कर देगा। आपने किसी वेरिएबल का नाम रख दिया जी, 1 से लेकर 50 तक के नंबर लिख दिए, या ए से लेकर जेड तक की तमाम ABC लिख दी, कोई इतना बड़ा नाम दे दिया जो 31 कैरेक्टर से बड़ा हो गया, तो उस सूरत में वो पहले 31 कैरेक्टर ले लेगा और बाकियों को इग्नोर कर देगा। सो अब हम बात कर लेते हैं कि जनाब ठीक है, हर वो चीज़ जो सी लैंग्वेज में आप लिखेंगे वो एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर की किस्में कितनी हैं, तो याद रखिएगा आइडेंटिफायर्स की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरे हैं यूजर डिफाइंड। देखिए हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो तमाम अल्फाज जो पहले से लैंग्वेज में मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। मैं आपको आसान थोड़ा और कर दूं तो वो तमाम कीवर्ड्स जो लैंग्वेज में पहले से मौजूद है ना, वो भी आइडेंटिफाइड्स हैं। तो वो आइडेंटिफाइड्स क्या है, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। यानी कि वो तमाम अल्फाज जो उस लैंग्वेज का पार्ट हैं, जो उस लैंग्वेज में पहले से मौजूद हैं, पहले से लिखे हुए हैं, पहले से उसका मतलब बता दिया गया हुआ है, उन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। और उसके अलावा वो तमाम तरह के अल्फाज जो आप खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे, उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, जिसका ताल्लुक यूजर से होता है, जो यूजर ने आपने खुद लिखे हैं। यूजर डिफाइंड बेसिकली क्या होता है, जो प्रोग्रामर खुद कर रहा होता है, जो प्रोग्रामर ने खुद लिखा अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे नंबर 1 अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाई थी, उसमें जो नंबर 1 लिखा हुआ था, ये पहले से लैंग्वेज में मौजूद नहीं है, ये लैंग्वेज में मैंने खुद लिखा। तो मैंने चूंकि अपने प्रोग्राम में खुद लिखा, मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा, मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा। तो मेरे प्रोग्राम में जो चीज़ मैंने लिखी है, जो चीज़ मैंने बताई है, जो मैंने डिफाइन की है, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड। ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद कर लें, जो चीज़ यूजर ने डिफाइन की होती है उसे यूजर डिफाइंड कहते हैं। तो ऐसे आइडेंटिफायर्स जो यूजर ने डिफाइन किए हैं उसे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब मैंने मतलब आपको समझा दिया, अब इनकी जरा फॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स आर प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स लाइक कीवर्ड्स। ये कीवर्ड की तरह के होते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ कीवर्ड नहीं होते, कीवर्ड्स के अलावा भी होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। दीज प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज फॉर स्पेशल पर्पस, और इनका ताल्लुक भी खास होता है। ईच आइडेंटिफायर हैज स्पेशल मीनिंग इन सी। हर एक आइडेंटिफायर का एक खास मतलब है उस लैंग्वेज के अंदर जो डिफाइंड है पहले से। द नेम यूज फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। अब जो लाइब्रेरीज पहले से मौजूद थी आपकी लैंग्वेज में, जब आपने इंस्टॉल किया सी लैंग्वेज को, जो जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कैन एफ और प्रिंट एफ, ये 2 फंक्शन बड़े कॉमन हैं, आगे चल के हमने बड़ा इस्तेमाल करने हैं 2 फंक्शन। तो ये दोनों जो वर्ड हैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ, ये 2 आइडेंटिफायर्स हैं, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं।
अब यूजर डिफाइंड की बात कर लेते हैं। एनी वर्ड डिफाइंड बाय द यूजर, हर वो वर्ड जो यूजर ने डिफाइन किया उसे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। Programmers can define its own variables and other things in a program are called user defined identifiers। तो मैंने ये चीज़ बड़ी क्लियर आपको कर दी कि वो तमाम चीज़ें जो यूजर ने डिफाइन की हैं उन्हें हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। सी इज अब यहाँ पे मैं एक रूल आपको बता दूं, भूलना नहीं है इस रूल को। सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने कई दफ़ा पहले भी इसका जिक्र कर दिया। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब क्या है, ये जो एरिया लिखा है ना कैपिटल ए के साथ और ये एरिया स्मॉल ए के साथ लिखा है, ये दो डिफरेंट आइडेंटिफाइड्स हैं, इनको एक नहीं समझना, ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं चूंकि लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने जो सीखा हम उसको जरा समराइज कर लेते हैं। समराइज मैं इसलिए करवाता हूं ताकि आपको उस लेक्चर में जो पूरे लेक्चर में आपने सीखा वो चीज़ें आपके सामने एक बार गो थ्रू हो जाएं कि हमने बात स्टार्ट की थी अपने करैक्टर सेट से कि सी लैंग्वेज के करैक्टर सेट कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट्स ए टू जी लोअर केस में और अपर केस में दोनों तरह के मौजूद हैं। आपके डिजिट्स 0 to 9 तमाम तरह के मौजूद हैं। स्पेशल करैक्टर्स की पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, वो तमाम मौजूद है इसके अंदर। फिर हमने कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड की बात की कि लैंग्वेज में प्री डिफाइंड जो वर्ड्स हैं जिनके कोई ख़ास मतलब है उन्हें हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड कहते हैं। इसी तरह हमने टोकन्स की बात की कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हर एक चीज़ एक टोकन है, जिनमें पंक्चुएटर्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, कीवर्ड्स भी हैं और स्पेशल आइडेंटिफायर्स भी हैं। फिर हमने आइडेंटिफायर्स की बात की कि वो तमाम अल्फाज जो आप सी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं और एक स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का पार्ट होते हैं और यूजर डिफाइंड यूजर खुद डिफाइन करता है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड, ज़रूरत के मुताबिक यूजर उसको इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। कहीं कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसको क्लियर ज़रूर करें, क्वेश्चन ज़रूर किया करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। और जो चीज़ें मैंने गाइड की हैं उन तमाम के मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब तक आप खुद टेंशन नहीं लेंगे अपनी चीज़ों की, चीज़ें तैयार नहीं होंगी। अपने नोट्स खुद बनाया करें, चीज़ों को तैयार करें अच्छे तरीके से, अपने लिए आसान बना लें ताकि कल को जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो आपको रात भर जागना ना पड़े। आपके नोट्स बने हों, आप उनको गो थ्रू करें और आपकी तैयारी 100% रेडी हो। कभी भी पास होने के लिए मेहनत ना किया करें, पास तो 2 दिन पढ़ने वाला बच्चा भी हो जाता है। अच्छे नंबरों की हमेशा कोशिश किया करें और अच्छे नंबरों के लिए अच्छा सीखना और अच्छा पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ किताबें लेके बैठे रहना इंपॉर्टेंट नहीं होता, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।